सभी उपस्थित भाई बहनों के परिवारजनों को नमस्कार। बाबा जी को शत शत नमन। बाबा जी के प्रति असीम कृतज्ञता। माता जी को वंदन। योगेश भैया जी को प्रणाम। आज 14 जनवरी बाबा जी का जन्मदिन हमारे लिए उत्सव ही है। तो गुरुजनों की करे वंदना, नित नित इनसे पाते ज्ञान। माँ पिता की करे वंदना, सदा उनसे है पहचान। अच्छे अच्छे कार्य करे नित, शत शत उनका वंदन। सहयोगी सब जन के उनका है अभिनंदन। तो सभी का अभिनंदन। सभी उपस्थित भाई बहनों के प्रति भी कृतज्ञता। आज बाबा जी के जन्मदिन के उत्सव पर सभी उपस्थित भाई बहनों का भी अभिनंदन। बाबा जी ने हमें जो संदेश दिया है, उस संदेश के साथ आज हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। व्यापक शून्यावकाश में स्थित अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंगभूत इस पृथ्वी पर वर्तमान में पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उनको ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। अभ्युदय सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होंगे। बाबा जी के इस संदेश के साथ आज हम सर्व पूर्वजों के प्रति वंदना गीत सादर करेंगे। मैं वंदना गीत के सादर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मीनल दीदी को। मीनल दीदी। नमस्ते दीदी। आवाज नमस्ते आ रही दीदी। है? आवाज बहुत सुंदर आ रही है दीदी। जी दीदी। तो बाबा जी और माता जी को, अम्बा दीदी को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम कि हमें इस अ, मानवीय पथ पर सभी आप चला रहे हैं। योगेश भैया के प्रति, संदीप भैया, अखिलेश भैया, आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है कि एक सही दिशा जीवन को मिली है यहाँ पे, जिसकी पता नहीं कितने जन्मों से प्यास थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन सबके प्रति कृतज्ञता, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। तो इस वंदना को मैं प्रस्तुत करती हूँ। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली, नित्य मानवीय मार्ग की। पथ बिना निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ
प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी प्रेरणा, निकले जिनसे मानवीय पथ, हेतु निश्चित योजना, पूछता उन हेतु जिनसे, हो सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। सभी को नमस्ते। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। संस्कृति सभ्यता समझकर शिक्षा का मानवीयकरण के लिए प्रयासरत है उन सभी भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता। पिछले वर्ष बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने 9 दिवसीय सत्यापन उत्सव का आयोजन किया था। तो उसमें हमने अनुभव के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं सभी भाई बहन, उनका सत्यापन लिया था। आज हमारे साथ अम्बा दीदी जुड़े हैं। अम्बा दीदी बहुत ही सदाचारी और सद्विचारी व्यक्तित्व है। सदाचारी व्यक्ति का चरित्र निश्चल होता है। निश्चल चरित्र से घर में मेल मिलाप रहता है। घर में मेल मिलाप रहने से परिवार व्यवस्थित होता है और परिवार व्यवस्थित होने से देश भर में, विश्व भर में शांति आती है। तो दीदी का सदाचारी व्यक्तित्व हमें सतत प्रेरणादायी है और हमारा उत्साह बढ़ाता है। दीदी का सेवा भाव और श्रमशीलता हमें सतत उत्सवित करती है, प्रेरणा मिलती है हमें। हम दीदी को आमंत्रित कर रहे हैं कि इस शुभ अवसर पर हमें शुभकामनाएं दे और आशीर्वचन पर हमारे साथ कुछ संवाद करें। अम्बा दीदी। आज पूज्य पिताजी का जन्मदिन है। ये बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन इतने बड़े महापुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने हमें इतना अच्छा वाङ्मय दिया, एक अनुसंधान किया जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही अद्भुत है। यही अनुसंधान है जो विकल्प के रूप में हम सबको प्राप्त है। इस पूरी धरती के लिए मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद हम सबको समझने की जरूरत है। समाधि या संयम की आवश्यकता हमें नहीं है, बस हमें पूरी निष्ठा से अब इस दर्शन का अध्ययन करना है और जीने का प्रयास करना है। समझकर अपने परिवार में अपने को इस जो समझे हुए हैं उसका वो परिवार में अपने को विश्वास पूर्वक जीना है। परिवार में ही परस्पर संबंधों में विश्वास पूर्वक जीकर परिवार के हर व्यक्ति प्रभावित हो, ऐसा करना है। स्वयं में विश्वास सहित ही मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक जीना हो पाएगा। प्रत्येक संबंध मूल कड़ी है। जब हम परिवार में हर संबंध में तो सफल हो पाते हैं और उसके बाद समाज में अपनी बात को रख पाते हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पिताजी का जन्मदिन सुबह प्रातः 5 बजे से शुरू कर रहे हैं। मैं बिल्कुल तैयार थी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बा दीदी। बहुत ही प्रसन्नता होती है आपसे मिलकर, आपको सुनकर।
बहुत बहुत बाबा जी ने सहस्त्र रूपी दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान हमें समझाने का प्रयास किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके फलस्वरूप व्यवस्था के रूप में जीने की सूत्र व्याख्या स्पष्ट हुई। व्यवस्था में जीने के क्रम में परिवार में समाधान एवं समृद्धि होना समझ में आया है। परिवार में एक से अधिक समझदार लोग होने के अनंतर समाधान समृद्धि पूर्वक जीना प्रमाणित होता है। तो अर्थात हर नर नारी समझदार हो सकता है, हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न हो सकता है, ऐसे बाबा जी ने हमें आश्वस्त किया है, विश्वास दिया है। तो इसी आधार पर हम प्रयास कर रहे हैं कि समझदार होकर परिवार में कैसे हम समाधान समृद्धि को प्रमाणित करें, ताकि समाज में भी अभय प्रस्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी परिवारजनों को नमस्ते। सभी आज जो भी आपके यहाँ सभी भाई बहन अनुभव शिविर के अंतर्गत आए हैं, उनको भी प्रणाम। जी, दीदी ने यहाँ जो भी शुभकामनाएं दी, उनका स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बाबा जी के संस्मरण की तरफ। बाबा जी के संस्मरण को रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रविकांत भैया को। अमरकंटक से रविकांत भैया जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते दीदी, सभी लोग को नमस्ते। नमस्ते भैया जी। बढ़िया। मैं इसी कमरे में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर बाबा जी को संयम हुआ है ना। अरे ये देख सकते हैं। तो बहुत मुझे सुंदर। आज आज कोई जगह नहीं मिली तो यहीं आके बैठना पड़ा। और जी ये कमरे की अपनी एक स्मृति है। और यहाँ आते हैं तो इस जगह के प्रति, बाबा जी के प्रति अनायास ही अपना ध्यान चला जाता है कि कितना कठिन तप किया उन्होंने, और इतने कठिन तप करके जो एक फल है मानव को दे दिया। तो यदि ये नहीं मिला होता तो मैं भी सोचता हूँ कि कितना भटकना पड़ता और कहाँ कहाँ हमको हाथ पांव चलाना पड़ता। अब ऐसा लगता है कि एक जो बाबा जी बोलते हैं ना कि एक डाबर रास्ता हमने बना दिया है, अब आपको सिर्फ चलना है। तो जी ऐसे कोई महापुरुष होते हैं जो रास्ता बनाते हैं, बाकी तो चलना पड़ता है। चलना तो लेकिन हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी क्या था, जो ऐसा लग रहा है रास्ता भी नहीं पता है और चलना भी है, तो रास्ता भी बनाओ और चलो भी। ये तो बाबा जी ने किया, समाधि संयम विधि के लिए जो भी किया, रास्ता भी बनाया और उस पर चले भी। तो बढ़िया मुझे लगता है कि एक जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पे अभी भी इस बार बहुत सारे लोग आए हुए हैं अमरकंटक में, और उसका उद्देश्य होता है कि हम आपस में एक दूसरे से मिल करके एक सुखद वातावरण बने, उत्साह बने, आगे के लिए प्रेरणा मिले। और ऐसा ही बाबा जी के साथ रहते हुए भी होता था। बहुत सारे लोग आते थे और उसका एक उद्देश्य था कि बाबा जी का अपना एक प्रभाव था, जैसे बाबा जी के सानिध्य में आने से ही ऐसा लगता था कि हम में कुछ प्रबल हस्तक्षेप हो रहा है जीवन में। तो ऐसे प्रबल हस्तक्षेप जो है उनके सानिध्य में होता था, और उसी का ही बेसिकली उसी प्रयास के लिए ही या उसी प्रभाव के लिए ही सभी लोग यहाँ आते थे। और उसी परंपरा को अभी भी हमने बना के रखा हुआ है, सभी लोग आते हैं। और एक बार की मुझे घटना सिर्फ याद है, बाबा जी 2014 या 15 में साधन भैया ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपके शरीर छूटने के बाद हम आपसे मिल पाएंगे क्या। तो बाबा जी का उत्तर था कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। फिर दूसरा पूछा, फिर बाबा जी ने खुद उसको और आगे बढ़ाया, उसमें बोला कि हमारी मर्जी हो गए तो मिलेंगे। हम्म, फिर उसके आगे फिर से उन्होंने खुद ही और कहा कि यदि कोई हमारे प्रति कृतज्ञ होगा और जिज्ञासु होगा तो हम उनसे मिलूंगा। तो ये जो दो चीजें हैं, ये बहुत मुझे सटीक लगी। और मुझे लगता है कि हम सभी को उस ओर ध्यान देना चाहिए कि बाबा जी के प्रति कृतज्ञ होने का क्या मतलब है और जिज्ञासु होने का क्या मतलब है। कृतज्ञ होने का मतलब है कि हम उनको गंतव्य पे पहुंचे हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं, अनुभव संपन्न व्यक्ति मानते हैं। और हमको ये ऐसा विश्वास है
कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये एक कृतज्ञता का घाट हुआ। दूसरा एक घाट है, हमारे में जिज्ञासा होना पड़ेगा। जिज्ञासा का मतलब है कि हम मानवीयता से परिपूर्ण होना चाहते हैं, है ना, विकसित चेतना में संक्रमित होना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे में पीड़ा है ना, और उसके लिए ही हमारी कल्पनाशीलता हर समय नियोजित रहती है। तो ये दोनों का फलन होगा, तो मुझे लगता है निश्चित ही मतलब बाबा जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। मैं तो इसी आशा के साथ अभी भी लगा हुआ हूं, और मुझे लगता है कि मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है ना। यदि नहीं किसी समय मिलता हुआ दिखता है, तो उसका एक ही कारण लगता है कि स्वयं में जिज्ञासा नहीं बनी है। तो उस जिज्ञासा को और बलवती करने का मैं प्रयास करता हूँ। अपने में जीने में इस प्राथमिकता आ जाए कि ऐसा जीना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इससे अन्यथा किसी और चीज, रूप, बल, पद, धन से सुखी होने का मेरे में प्राथमिकता ना बन जाए, इसको मैं बार बार इंश्योर करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है इतना ही, कि ये जो आगे बढ़ने के लिए जो दो घाट है, कि हमको ऐसे पथ प्रदर्शकों की आवश्यकता है। अभी सशरीर रूप में नहीं है, लेकिन जीवन रूप में है ही। उनका हमको मार्गदर्शन अवश्य उपलब्ध हो ही रहा है, और आगे भी होते रहेगा। इसके लिए जो आवश्यक मुझे लगता है, हमारे में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, और हम में तीव्र जिज्ञासा का भी होना लगता है, आवश्यकता लगती है। तो मुझे लगता है आप सभी हैं ही, और सभी लोगों में ये तीव्र जिज्ञासा बना रहे। और इस आधार पर बाबा जी भी बार बार इस धरती के उपकार के लिए और हम सभी लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात रोकता हूँ। जी दीदी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह बाबा जी को संयम हुआ, उस जगह का दर्शन करके हमें बहुत ही उत्साह हो, हमारा बड़ा उत्सवित हुए हम। जीवन में हर पल उत्सव है, प्रयोजन से कार्य सभी। तो नित्य उत्सव से ही मिलेंगे हम सब हर एक अवसर पर। तो इस उत्सव के अवसर पर हम सब मिले हैं, और जीवन में बाबा जी ने कहा है कि नित्य उत्सव है। तो पूज्य बाबा जी के अनुभव के रोशनी में पठन, विश्लेषण, विधि से अध्ययन गोष्ठी, परिवार गोष्ठी अर्थात मानसिकता में परिवर्तन, गोष्ठी विधि से परस्परता में निर्विरोध होना, निर्विरोधिता से परस्पर मैत्री होना, मंगल मैत्री से परस्पर विश्वास से अखंड सामाजिकता का निर्णय, और अखंड सामाजिकता के निर्णय से योजना। तो बाबा जी ने हमें 3 योजनाएं दी है, जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीयकरण योजना, और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना। तो शिक्षा का मानवीयकरण योजना के अंतर्गत हमारा ये 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन सत्र का शुरुआत हुआ था। उसको 2 वर्ष आज पूरे होंगे। तो इसी क्रम में हम आज बाबा जी का जन्मदिन के इस उत्सव पर सारे भाई बहन मिले हैं। सभी का पुनश्च एक बार स्वागत। तो जागरूकशील मानव के साथ व्यवहार, अधिक जागरूक पूज्य बाबा जी के साथ गौरव करना दायित्व है, तथा अधिक जागृति के लिए गोष्ठी विधि में सहभागी होकर अभ्यास, अध्ययन और चिंतन का समर्पण है। यही निष्ठा है, यह स्वीकार होता है। तो निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र में अगला वक्ता जो है पूर्णिमा दीदी। पूर्णिमा दीदी, आप अपना जो भी बाबा जी के साथ संस्मरण है वो रखें, ताकि सभी को प्रेरणा मिले। सभी को नमस्ते। अम्बा दीदी प्रणाम। रविकांत भैया नमस्ते, और सभी को नमस्ते। हाँ, कैसी हैं दीदी? बढ़िया है भाभी। आप कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। तो बाबा जी माता जी को प्रणाम करते हुए हम आज कृतज्ञता दिवस मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी का सानिध्य हमें मिला। उनसे बहुत प्रेरणा मिली, जीने की एक नई दिशा मिली। और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, उस समय बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत संघर्ष
वाला समय था मेरे लिए। मेरे पति काफी बीमार थे और कुछ भी जीवन में कुछ भी दिशा नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा जी ने एक बार ये कहा था कि समस्या है तो समाधान है। तो मैं एकदम एस्टोनिश थी, एकदम आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है, समस्या है तो समाधान है ही। तो मैं फिर से इसके लिए आकृष्ट हुई, भाई ऐसी क्या चीज है। तो अब कई सारी बातें उनकी याद आ रही हैं, बहुत सारी। तो सबसे पहले तो पहली मुलाकात मेरे को ध्यान आ रही है कि हमारा इस ग्रुप से कैसे मिलना हुआ। मेरे देवर देवरानी शांति कुंज हरिद्वार में जीवनदानी है और उनकी फ्रेंड थी अर्चना। तो सबसे पहले अर्चना मुझसे मिलने आई थी जगदलपुर में, बहुत परेशान थी उस समय। तो मतलब मैं सोची कोई पेशेंट होंगे, तो मैंने ठीक है उनको स्टूल दिया, प्रेस्क्रिप्शन पैड निकाला, नाम पूछा। तो बोले हम शांति कुंज से आए हैं, हम अर्चना प्रेरणा की फ्रेंड हूँ मैं। अरे इतना खुशी लगी, मैंने कहा अरे, हमने कहा चलो अंदर चलो। अंदर बैठे बात हुई तो बहुत आकृष्ट हुई मैं। मतलब अच्छा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, मतलब देवर देवरानी का तो लगता ही था, लेकिन अर्चना से मिलके फिर मतलब हम लोग की काफी मुलाकातें। फिर सोम उसी समय नया नया आया था, सोम आया, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। अच्छा ऐसा भी दुनिया होती है, ऐसे लोग भी होते हैं। फिर क्या हुआ कि मुझे रायपुर में गई, मेरी लेप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग थी, वो हो नहीं पाई थी, मगर ये था कि इन लोगों से मिलना ही मिलना है। तो अंजलि भैया से फोन करा, अंजलि भैया बोले हाँ बिल्कुल, सब लोग आए हैं, राजन महाराज जी भी आए हैं, तो आप यहाँ आ जाइए। धीरेन भैया क्या, वहां मैं गई तो सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, एक परिवार जैसा माहौल। मैं फिर राजन महाराज जी से मतलब बात हुई, तो मैं अस्थमेटिक हूँ मैं। तो बात हुई, उन्होंने कहा भी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, हमने कहा लिया है, लेकिन बाय द वे वो जी की डेथ हो गई थी, बहुत छोटे थे हम। तो बोले एक नागराज बाबा जी आए हुए हैं भिलाई में, आप चलोगे? हमने कहा ठीक है। फिर सबसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो प्लान उन लोग का था ही जाने का, भिलाई जाने का, नरेंद्र मिश्रा जी के यहाँ बाबा जी थे। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। और फिर मैं, अर्चना महाराज जी, बी आर भैया, अंजनी, मीना, सोम, नीति, सब कोई हम लोग मिलके गए। तो काफी बातें हुई, मैंने पूछा अर्चना से भाई बाबा जी कैसे हैं क्या है, उनके बारे में पूछा तो पता चला बहुत तपस्वी हैं, और माता जी भी तपस्वी थी। तो मिलके आते हैं, ठीक है। गए तो बहुत अच्छा लगा, ग्रुप तो अच्छा था ही, बाबा जी से मिलके और अच्छा लगा। बाबा जी ने मेरी नाड़ी देखी, मुझे दवा दी, और वहीं पे मेरी डॉक्टर ओम तिवारी से मुलाकात हुई। तो कुल मिला के मतलब नरेंद्र भाई साहब के यहाँ, तब लिली दीदी भी थी, लिली दीदी ने हम लोग का बहुत स्वागत करा, और फिर हम लोग वहां से आए। तो इतना अच्छा लगा मिलके कि मतलब कोई मतलब बाबा जी का व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन मतलब फ्री मेडिसिन, फ्री फ्री सब कुछ, और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। माता जी भी थी उस समय वहीं पे, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। तो जिंदगी में कुछ आशा की किरण दिखाई दी, अच्छा एक रास्ता ये भी है। फिर दूसरी मुलाकात मेरी बाबा जी से मेरे पति की बीमारी के समय हुई। तो मतलब मैं फिर वहां गई थी बाबा जी से मिलने, तब बाबा जी का शिविर चल रहा था भिलाई में, मेरे भाई साहब के यहाँ। तो मैं वहां मिलने गई, तो बाबा जी से पूछा कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको करें, क्या करें? तो बाबा जी बोले जो डॉक्टर रिजवी है ट्रीटमेंट कर रहे हैं सेक्टर 9 में, मेरे पति एडमिट थे भिलाई में। तो बोले एक बार जो डॉक्टर रिजवी हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे पूछ लो, क्या मैं आयुर्वेदिक दवा दे सकती हूँ? तो मैंने पूछा, फिर मैं उनको बताने आई कि नहीं वो तो मना कर रहे हैं, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दवा दीजिए। तो कैसे आप देख सकेंगे क्या उनको चेकअप के लिए? तो बोले ठीक है। मतलब इतने दिव्य मानव, सोचिए, ऑटो से मतलब सेक्टर 9 आए
हॉस्पिटल में देखे, मेरे पति से मिले। तो उसके बाद फिर मेडिसिन उनकी मैंने शुरू कर दी वहाँ पे। और ये है कि उस मेडिसिन के प्रभाव से, बाबा जी की शुभकामना से और पूरे ग्रुप की शुभकामना से, तो मेरे पति आईसीयू से बाहर आए। फिर हम लोग डिस्चार्ज होते ही नंदिनी लेके गए महाराज जी के पास, और दूसरे दिन सुबह हम लोग अमरकंटक मेरे पति को लेके गए। तो जाते ही अम्बा दीदी का इतना स्वागत, हम पहली बार मिले। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? इतना उनका अपनापन, इतना स्वागत भाव माता जी का, पूरे परिवार का। वर्षा आगे से आगे, बहुत छोटी थी वर्षा तो उस समय, लेकिन फिर भी आगे से आगे सुनीता जी और दुर्गा जी का इतना प्यार। तो मतलब एक एक जैसे खिड़की खुलती जा रही थी, अच्छा ऐसा भी, अच्छा ऐसा भी। तो फिर बाबा जी से मेडिसिन लेके, बाबा जी को उस समय कहीं जाना था, तो हम लोग पेंड्रा रोड उनको छोड़ते हुए गए। तो बाबा जी के पास ही मैं बैठी थी। तो अच्छा, जब मैं जाती थी मैं भिलाई में, तो मैंने देखा था जीवन विद्या शिविर का बैनर। मैंने साधन भैया से पूछा क्या होता है ये जीवन विद्या शिविर? बोले क्लासेस होती हैं। हमने क्या होता है उसमें? बोले बताते हैं कि भाई मानव है जैसे शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ऐसे करके बताते हैं जीवन के बारे में। क्लिक तो कर गया बात। फिर लौटते समय जब पेंड्रा रोड में बाबा जी को छोड़े, तभी ये बाबा जी से बात हुई। बाबा जी बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैडी ने कितना बड़ा काम कर दिया? तब महापुरुष के सामने एक नमन तो था ही। हमने कहा हाँ ये तो है बाबा जी। तभी बाबा जी ने ये बात कही, समस्या है तो समाधान है। हमने कहा अच्छा। हाँ बोले, समस्या है तो समाधान है। अब समझ में तो उतना कुछ नहीं आया, लेकिन मतलब अपनी जो परिस्थितियां चल रही थी जीवन में, उनसे ही मन में कहा कि चलो कुछ निकलेगा ही, और एक भरोसा था ही कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और मतलब म- बाबा जी के परिवार में इतना सेवा भाव, सोचिए हम लोग गए थे, होटल में रुके थे, है ना होटल का हमें पेमेंट पता, ना कुछ पता, आगे से आगे सबकी सेवा और इतना स्वादिष्ट भोजन। तो इस प्रकार बाबा जी से मुलाकात हुई। हालांकि फिर फरवरी 96 में मेरे पति की मृत्यु हो गई, और उसके बाद मैं बीमार हुई। मैं आईसीयू में थी, कोई होप नहीं थी बचने की। तो फिर अर्चना उस समय आई, मेरी सेवा करी, और फिर बाबा जी को रात में मतलब गंगा जल वगैरह सब पिला दिए थे। असल नहीं लग रहा था कोई उम्मीद है बचने की। अब बच्चा छोटा हमारा 15 साल का। फिर अर्चना ने फोन करके बाबा जी से बात करी, तो बाबा जी बोले ठीक है, बोलो उसको आज की रात काट ले, और कुछ काढ़ा वगैरह बताए। तो इस प्रकार सबकी सेवा से और बच्चों की किस्मत से मैं आईसीयू से बाहर आ गई। और अब आगे क्या करना है जिंदगी में, चलो वापस जिंदा तो हो गए, करना क्या है। तो उस समय तो मेरी सर्विस थी, गवर्नमेंट सर्विस थी मेरी। मैं मेडिकल ऑफिसर थी वहाँ पे जगदलपुर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो फिर रायपुर में रहना हुआ। फिर बाबा जी से मुलाकात हुई, होने लगी। तो ये हुआ कि धीरे से कि अब जगदलपुर छोड़ा जाए। मेरी बेटी तो बीएमएस में सिलेक्शन हो गया था उसका, तो वो इधर आ गई थी, और मैं अकेले रह नहीं पा रही थी। फिर ये हुआ कि चलो जॉब भी छोड़ते हैं, क्योंकि जॉब मेरा ऐसा था कि कभी घर में ही नहीं रह पाते थे, और ज्यादातर हॉस्पिटल में रहना। तो फिर घर निगलेक्ट हो रहा था, और खुद को भी बहुत संतोष नहीं मिल रहा था इसमें। तो फिर हम लोग रायपुर शिफ्ट हुए। रायपुर में हाँ अपना जीवन विद्या परिवार था ही, बहुत बढ़िया, एकदम हमेशा स्वागत के लिए तैयार, हेल्प के लिए तैयार। मतलब आज सोचो तो ऐसा लगता है क्या मिल गया, कितना बड़ा खजाना मिल गया था। नहीं तो अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश जगदलपुर में थे। सब छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के, सब छोड़ के रायपुर आना, एकदम जीरो से स्टार्ट करना, मगर सबके प्यार से, सबके सहयोग से कुछ पता ही नहीं चला। तो और बाबा जी का आना होता ही रहता था, अंजनी भैया के हम लोग मिलते ही रहते थे, पास में ही मेरा घर था। तो मतलब हर बार मिलने से हर बार कुछ ना कुछ जैसे कुछ खुल जाता था। और इस बीच में मेरी डॉक्टर ओम तिवारी ने मुझे एक साइनॉप्सिस भेजी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग इन व्यू ऑफ
अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, इसकी साइनॉप्सिस भेजिए। अच्छा ये है कि मतलब बाबा जी की भाषा क्लिष्ट लगती थी मगर अच्छा भी बहुत लगता था, मतलब जब तक है तब तक उनके साथ रहने ऐसा लगता था। तो मैंने बाबा जी को दिखाई, बाबा जी बहुत खुश हुए, तो बोले ठीक है इसको तुम करो। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो इस तरह से मतलब ये मन में ये भी था, इतने वाङ्मय बाबा जी लिखे हैं, जो भी किताबें थी उस समय तक पब्लिश हुई थी, समझ में तो आता नहीं था उतना कुछ। तो हमने कहा चलो इस बहाने अंदर मतलब बाबा जी हमेशा बोलते थे पठन पठन के लिए, हमने कहा इस बहाने अंदर घुसता होगा। मतलब बाबा जी सोचिए, मतलब मैं अकेले क्या कर लेती साइनोसिस का, ना मैंने पढ़ा था वाङ्मय ना कुछ कर रहा। बाबा जी का इतना अनुदान, इतना अनुग्रह। तो बोले टेप रिकॉर्डर लेके आओ और हम बोलेंगे, तो तुम उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके फिर लिखना, फिर इंग्लिश में लिखना, फिर मुझे दिखाना। अरे वाह! मतलब आज सोचो तो लगता है कि मतलब पीएचडी गेन करना मेरा वो नहीं था, मेरा ये था कि मतलब इस बहाने शब्द जो थे कठिन कठिन उनसे मेरा परिचय होगा, तो और शायद कुछ ज्ञान उपलब्ध हो। तो इस तरह से थीसिस के लिए मेरा बाबा जी से बार बार मिलना हुआ। और मतलब बराबर कैसेट में रिकॉर्ड कराते थे। अमरकंटक हम गए, फिर इधर भिलाई में आके रिकॉर्डिंग करवाते थे, और इस तरह से उन्होंने मेरी थीसिस पूरी कंप्लीट करी, बराबर सुनते थे। फिर मतलब रिकॉर्ड करे हुए कैसेट्स को चला के मैं हिंदी में लिखती थी, फिर बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन फिर बाबा जी को दिखाती थी। तो कुछ कुछ शब्दों से मेरा परिचय हुआ, और ऐसे तो अंतहीन सिलसिला है। और फिर हम लोग, मेरी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो हम लोग दिल्ली आए। तो सुनीता जैन जी बता रही थी कि बाबा जी ने कहा, उनसे कहा कि मेरा ध्यान रखना, मतलब गदगद हो जाते हैं हम कि हम हैं क्या, लेकिन उन्होंने बहुत कहा उनसे, और फिर मतलब उन सुनीता जैन जी ने बताया, हर बार ही बताती थी, बाबा जी बोलते थे नहीं उसका ध्यान रखना। मतलब भाव विवल हो रही हूँ मैं, समय भी हो रहा है और अंतिम सिलसिला है। तो खैर यहाँ आके भी हम लोग अमरकंटक जाते रहे, चारू की शादी हुई, बाबा जी ने दोनों भाभी लोग को भेजा, सुनीता जी को, सुनीता को और इनको दुर्गा को। वर्षा भी आई थी अमरकंटक से, और पूरे जीवन विद्या परिवार ने मिलके कानपुर में शादी करी थी चारू की। तो बराबर हमारा मिलना जुलना होता रहा बाबा जी से। ठीक है, वैसे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भी बाबा जी के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा दीदी ने बाबा जी के साथ जो भी समय बिताया उसका संस्मरण जो रखा, बहुत ही भाव विभोर होकर। और सही बात है, बाबा जी हर एक का इतना ध्यान रखते थे, जो भी आए उसके प्रति पूरा उसका ध्यान रखना। सही बात है, हम भी जब अमरकंटक गए थे तो हमने देखा, 15 दिन हम अमरकंटक थे, तो हर रोज हम बाबा जी के घर जाते थे। तो वहाँ उनका जो भी आए उसके साथ का व्यवहार हमें बहुत ही प्रेरणादायी रहा। तब हमारी इतनी दृष्टि नहीं थी कि बाबा जी के जो सारे स्वभाव गुण धर्म है उसको पहचान सके। अभी हमको समझ में आता है कि उस वक्त हमें बिल्कुल बाबा जी क्या व्यक्तित्व है ये समझ में नहीं आया था। 2012 की बात है ये, हम अमरकंटक गए थे 15 दिन शिविर करने के लिए श्री राम भैया का। तो परिवार से मिलना हुआ, बाबा जी के साथ समय बिताया, बहुत ही अच्छा रहा। अब याद आती है उस समय की, तो हम उत्सवित होते हैं और हमें प्रेरणा भी मिलती है। हमारे घर भी जो भी संस्थान में आते हैं सारे अध्ययनार्थी, शिविरार्थी और गेस्ट वगैरह, तो हम भी प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतना हम आदर आतिथ्य से उनका सेवा भाव से सारा स्वागत करें।
जी, तो आगे बढ़ते हैं। श्री राम भैया जुड़ चुके हैं। श्री राम भैया जी का बहुत बहुत स्वागत। भैया जी, हम उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। जो भी आपने बाबा जी के साथ समय बिताया, उस समय की कुछ यादें, या हमें थोड़ा मार्गदर्शन भी करें कि हम कैसे अध्ययन में आगे बढ़े। श्री राम भैया जी। जी जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते भैया। और जी, आज 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार से हम किन्हीं महापुरुषों के जन्मदिन या स्मरणों को हम एक दूसरे को सुनाते हैं, याद दिलाते हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, बोलने वाले व्यक्ति के लिए भी और सुनने वाले लोगों के लिए भी। मुझे यदि देखें तो दर्शन के संपर्क में आए, जीवन विद्या या कहना चाहिए मध्यस्थ दर्शन को सुने लगभग 19 वर्ष हो रहे हैं, है ना। पहली बार सुने, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन तो मैं बाबा जी से ही सुन पाया पहली बार 2006 में, तो लगभग 20 वर्ष हो जाएंगे। फरवरी 2026 में पहली बार मैं अमरकंटक गया था। और मैं दो घटनाएं, शायद अभी मैं कुछ, जैसे प्रत्येक कॉल में होता है, कुछ तैयारी करके नहीं आता हूँ, आके फिर जो सामने वितरित होता है उसको बता देता हूँ। तो आज भी ऐसे ही होगा। जो मेरी प्रथम भेंट है बाबा जी से, जून 2004 में हुई। मैं उस समय 27 वर्ष का नौजवान था, है ना। और मेरे मानस में ये था कि मैं जो समझना चाहता हूँ किसी को नहीं पता है। और ये मसूरी में था। मेरे पास मेरे पैसे खत्म हो गए थे, मैंने भाई से 5-6 हज़ार रुपये उधार लिया था, और आगे क्या करना है ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो मैं ये शिविर कर रहा था, वो इंग्लिश में था, उसका नाम कॉन्शियस साइंस एंड सेंस ऑफ लिविंग ऐसे शिविर था। और बगल में मैंने देखा कि एक खोली है, उसमें कोई साउथ इंडियन टाइप का व्यक्ति बैठा है। हम भी साउथ के थे, तो मुझे लगा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, क्योंकि कोई उनका वीडियो ले रहा था। तो मैं भी जाके बैठ गया। वो पूछने वाला क्या पूछा, बताने वाला क्या बताया, मैं कुछ समझ में नहीं पाया। एक 10-15 मिनट हो गया, तो वो उठे। तो अपने घर में पहले से बड़े लोग उठते हैं तो हम भी उठ जाते हैं, तो हम भी उठ गए। तो उठने के बाद वो खोली के जो द्वार है वहां तक पहुंचे, फिर मेरी ओर मुड़े और बोले कि पहले अपने आजीविका के लिए कुछ करो, उसके बाद इसको करना, बोल के चले गए। मैं जीवन विद्या के पहले शिविर में बहुत सारे प्रश्न पूछा, लगभग 110 प्रश्न बन गए थे मेरे, है ना। उसमें से 40 पूछा और बाकी मैंने लिख लिए थे, और मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला था, उसमें गणेश बागड़े जी शिविर ले रहे थे। तो मैंने कहा ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लेकर ही जाऊंगा क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं, मैं यहीं पढ़ा रहूंगा। अब प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसके बाद मैं घर चले जाऊंगा। तो मैं बाहर जाके किसी को पूछा आजीविका का मतलब क्या है ना। तो उन्होंने कहा लाइवलीहुड। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को कैसे पता कि मैं कंगाल हो गया हूँ, है ना। मैंने तो उनसे कुछ पूछा भी नहीं। तो ये हमारा पहला भेंट था। तो उस दिन मेरे मानस में आया कि इनको सब दिखता है। अच्छा, हम जो है विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति, मेरे पिताजी केमिकल इंजीनियर, मिसाइल के साइंटिस्ट, और घर में जो भी जिसको रूढ़िवादी, वो कभी मुझे स्वीकार हुआ नहीं। बहुत कोई विशेष विरोध भी नहीं हुआ, कोई आकर्षण भी नहीं हुआ, तटस्थी बना रहा। तो ऐसी कोई मेरी आस्था भी नहीं थी महापुरुषों के प्रति। हमारे घर में बड़े बड़े, हमारे घर में था, घर परिवार परंपरा में बड़े संतों को जाके मिलना, हमारे परंपरा के वो सब सामान्य घटनाएं थी। उसमें मुझे कभी लगा नहीं कि ये लोग कभी विद्वान है ना। ये मेरी पहली घटना। दूसरी जो घटना है वो लगभग 1 वर्ष और 1.5 वर्ष बाद, सितंबर 2005 का जीवन विद्या सम्मेलन मसूरी में, है ना। तब तक मेरे दो इंग्लिश में परिचय शिविर हो चुके थे, हिंदी का एक परिचय शिविर हो गया था। उन दिनों जिसको अध्ययन शिविर बोलते थे, है ना, अध्ययन बिंदु जस्ट लिखी गई थी उस समय, 2007 की छपी है अध्ययन बिंदु। तो 10 जीवन क्रिया बताते थे। अध्ययन शिविर का मतलब 10 जीवन क्रिया, परिचय शिविर मतलब 5 जीवन क्रिया, ठीक है ना। और 3 ज्ञान है ऐसा बताते थे। तो जो अध्ययन शिविर के नाम से मैंने जब पहले बार 10 क्रियाओं को सुना और 3 ज्ञान को सुना, तो मुझे काफी वो लगा कि मैं इसी चीज को ढूंढ रहा था। और जो भी व्यक्ति उसको बनाया,
उनको सब दिख गया। ये मेरे मानस में आ गया। इस समय तक मैं कोई पुस्तक पढ़ा नहीं था। और बाबा जी क्या है, समाधि क्या है, संयम क्या है, ये हमारी कोई भी जानकारी में है नहीं। मैं इंग्लिश में पढ़ता था, हमारी जॉब चल रही थी, पैसा खत्म हो गया तो पुनः जॉब लेना था। तो सितंबर 2005 में मैं मसूरी पहुंचा। और पहुंचते साथ किसी ने कहा कि बाबा जी उस कमरे में है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनसे बाद में मिल लूंगा। तो थोड़ी देर बाद देखा कोई नहीं दिखा, तो मैं भी गया। तो एक पुनः छोटा सा खुली था। तो जब अंदर गया तो देखा कि वही व्यक्ति सामने बैठे हैं जो मुझे 1.5 वर्ष पहले दिखे थे मसूरी में। तो बहुत भीड़ थी, तो एक छोटा सा तकिया था, तखत था, तो किसी ने बोला यहाँ आ जाओ, तो एकदम कोने में जाके बैठ गया। तो वो कुछ बोलते रहे, लोग कुछ पूछते रहे सामने। और एक मजे की बात बताऊं आपको, एक बहुत ही गोरा आदमी, गोल्डन चश्मा पहनकर, एकदम ही भक्ति भाव से नीचे बैठे थे ना। मुझे देख के लगा बड़ा भक्त आदमी है ना, कोई अमीर भक्त आदमी है, ऐसे मेरे मानस में है। बाद में पता चला इनका नाम राकेश गुप्ता है। ठीक। तो मतलब जो भी उनका कपड़ा वो सब देख के, तो मेरी राकेश से मैंने अ, मुलाकात जो बोलती है भेंट उस समय से हुई। तो जैसे बाबा जी बोलते रहे तो मेरे अंदर से बहुत बड़ा भाव उभरने लग गया कि तुम जो नहीं कर पाए ये आदमी ने कर दिया ना। ये एक फीलिंग, विचार नहीं था, और मैं उसको स्मृति से नहीं बुलाया। और दूसरा, मुझे बहुत ही अपने ऊपर शर्म आई, ग्लानि हुई कि बिना कुछ किए तुम अपने आप को इतना बड़ा मानता है ना, और इतना सब करके ये शांति से बैठे। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरे जो कमर है उसके नीचे वाला भाग सुन्न हो गया। और लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। अच्छा, मैं दर्शन नहीं पढ़ा हूं ना, मुझे नहीं पता है क्या है मध्यस्थ दर्शन, क्या है, कुछ भी नहीं पता। समाधि होता है, गठनपूर्ण परमाणु होता है, जीवन होता है, जीवन शब्द भी ठीक से नहीं पता तब तक। बहुत स्लो स्लो बताते थे उन दिनों, डर डर के बताते जीवन विद्या को, कहीं लोग भाग ना जाए, ये वाली फेस थी। अब थोड़ा अपने ध्वनि आवाज में बुलंदी आ गई है सभी के। तो थोड़ी देर बाद सब लोग उठ उठ के चले गए, चले जाने लग गए, तो मुझे लगा मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बड़ी वो हो गई विडंबना कि अभी मैं उठूंगा तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब कांप रहा है शरीर। तो मुझे अंदर लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कौन उठाएगा मुझे, मुझे उठाने के लिए बड़ा आदमी सब छोटे छोटे दिखे उधर, है ना। ये सारे विचार मेरे मानस में घूमने लग गए। तो सब लोग चले गए, तो खुली खाली हो गया, मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठे हैं, है ना। साथ में कुछ लोग थे सेवा करने के लिए, 2 लोग थे एक्यूपंक्चर वाले, एक्यूप्रेशर। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो बात हमको कम्युनिकेट हो चुका है ना। बाबा जी बीच बीच में इंग्लिश यूज करते थे, ब्रिटिश इंग्लिश। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये आदमी के सामने कुछ भी छुपता नहीं, अंदर की सब बात इनको दिखता है। फिर कुछ पूछे, तुम कौन इस परंपरा के हो, बोले। मैंने बोला हाँ, जो हमारा परिवार परंपरा का नाम है उनको पता होगा। मैंने मैंने 4 बार, हमारे घर में हम 4 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। और अपना जो भी कुछ बताते हैं, कुल गोत्र सूत्र सब, जनरली सभी लोग बताते हैं, मैं भी बताया। मैंने उनको बोला कि मैं पहली बार अपनी जिंदगी में इसको अपने मन से किसी के लिए कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि हमारे इधर जो हमारे जिसको गुरु बोलते हैं, कुल गुरु, है ना, उनके सामने करना पड़ता था, बचपन से ट्रेनिंग थी, लेकिन अपन वो मैकेनिकली ही किए। पहली बार मुझे लगा कि किसी के लिए ये वर्थ इट है ना, अपने मन से मैंने किया। तो ये मेरी पहली 2 घटना बाबा जी के साथ। और दूसरी वाली ने तो मुझे हिला दिया। इसके बाद मुझे लगा इस आदमी से दूरी बनाओ, है ना। तो उसके बाद 1-2 बार मिला, फिर से कोई मुझे ले गया कि आप इस नौजवान से मिलिए। तो बाबा जी बोले कि हम एक दूसरे को मिल चुके हैं, है ना, ये बाबा जी का भाषा था। और कुछ अच्छी चीज बोले। और मेरे साथ और भी एक सज्जन थे उस समय, अ, आज भी वो हैं, जीवन विद्या लाइफ स्किल वर्कशॉप लेते हैं वो। तो ये पहले 2 घटना। तीसरी घटना, फरवरी 2026, बराबर 20 वर्ष हो गए। मुझे इंग्लैंड जाना था कुछ वर्षों के लिए। मुझे लगा मैं 2-3 वर्ष जाके पैसे कमाऊं, वापस आ जाऊं, फिर पूरी जिंदगी इसी में लगाऊं। और कैमरा लेकर गया था, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी है 3 घंटे का। उस समय का घटना बहुत ही सामान्य था। मैंने देखा कि बाबा जी बहुत ही एक अम, मैंने मित्रवत, है ना, बहुत ही, जिसको फ्रेंडली बोलते हैं, मैत्री भाव पूर्वक
हमसे बात की है और मेरा ध्यान भी इधर उधर भटकता रहा। और धीरे धीरे जैसे उनके साथ समय बिताया, दर्शन को पढ़ा, तो मुझे लगा मैं किसी ऋषि के सामने ही बैठा हूँ। मैं पहली बार जब गया तो सायंकाल हो गया था, 9 बजे। तो हम लोगों को बहुत भूख लग गई थी, मैं और एक लड़का था दिल्ली से। तो बीच में केवंची एक जगह आता है, पुराना एक रास्ता है पिंडर से लेकर अमरकंटक जाने का, 16 मील बोलते हैं। तो केवंची में हम लोग नाश्ता किए और पहुंचे लगभग 8:45 बजे बाबा जी के घर। तो बाबा जी ने भोजन नहीं किया था। हम भोजन करने आ रहे हैं बोल के वो प्रतीक्षा करते रहे। मुझे बड़ा खराब लगा कि मैं नाश्ता किया और इस आयु में ये मेरे लिए बिना भोजन किए रुके थे। और अगले दिन मतलब उस दिन जब रात्रि बैठे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं भोजन ही नहीं कर पा रहा था। इस आदमी के बगल में बैठ के मैं खा रहा हूँ ये वाली, ऐसा लग रहा है कि शेर बैठा है और मैं बगल में बैठ के खा रहा हूँ। ये वाली फीलिंग हर समय मेरे अंदर बनी रही। जबकि इसका कोई ऐसा, किसी ने उनका महिमा मंडन कर दिया या मेरे मानस में ऐसे बहुत कोई, तो मेरी अंदर जो उनके प्रति जो एक स्वीकृति थी उस दिन, उस समय ऐसी बन गई। वो इतना सामान्य बनकर रहे और जानबूझकर ही रहे, क्योंकि आप बड़े हो और यदि आप बड़े होते हुए यदि बड़े बन गए तो आपके पास आएगा कौन, है ना। फिर तो वही है कि आप बड़े रहेंगे और सामने वाला दूरी बना के रखेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग जो दर्शन को पढ़ते हैं, और मैं अक्सर एक जोक करता हूँ, है ना, सभी लोग शायद इस पे सहमत भी होंगे कि जितना जितना हम पढ़ते हैं, जिसको हम विद्वता मानते हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ हमारे अंदर विद्वता होती है, ये भाव अपने आप होती है ना। और अभिमान उसके साथ फ्री में मिलता है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है अभिमान ग्रस्त नहीं होना। उससे दूरी फिर बनना प्रारंभ हो जाता है हमारे और दूसरों में। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है भाई? गति का गंतव्य है या श्रम का विश्राम, है ना। तो हमारे अंदर श्रम का विश्राम हुआ कि नहीं? हम्म। क्योंकि बोध हो गया ये भ्रम हो सकता है ना। अनुभव हो गया ये भ्रम होना थोड़ा कठिन है। बोध तक भ्रम हो जाता है। अवधारणा का भ्रम और सुलभ है ना। आभास का भ्रम तो सर्व सुलभ। हम्म। आभास हो गया ये अपने में गलत आभास हो जाता है। तो हमारे व्यवहार और आयु के साथ मैं देखता हूं कि एज, क्योंकि हम शरीर और शरीर के साथ आयु और संसार के साथ तदाकार है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो पहचान के साथ, विद्वता के साथ, आयु के साथ साथ हमारे अंदर अभिमान का बढ़ना भावी है। और ये जो दूरी है सभी से, लोगों से, कि मैं बड़ा हूं सामने वाला छोटा है, इंग्लिश में बोलते हैं ये क्रीप हो जाता है। क्रीप का मतलब धीरे धीरे, है ना, कीड़े जैसा स्लो डेवलपमेंट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कब हो गया। इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर घटना में बताया कि इतना बड़ा आदमी जब मैत्री भाव से और एकदम ही सामान्य होकर किसी से बात कर सकते हैं। मैंने देखा है अभी भी कुछ लोग जो अपने संपर्क में हैं, ये लोग बाबा जी को बैठकर ब्रेड कैसा बनता है बोलते थे। और मैं देखता था कि समाधि करके एक ऋषि ब्रेड बेकिंग को बड़े उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, है ना, जैसे वो समाधि संयम पर बात कर रहे हैं, है ना। तो मुझे यदि कोई ब्रेड बेकिंग का तरीका बताता, मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि वो आदमी महत्वपूर्ण नहीं। तो ये दो घटना और उससे एक सीख, इतना ही मेरे ओर से। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साहित करने वाली घटनाएं आपने शेयर की। बाबा जी के प्रति सही में बहुत कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा है। बाबा जी ने हमें जो उपदेश दिया है, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, तो इस उपदेश का हम अनुकरण अनुसरण करेंगे। और जो उद्घोष दिया है, जीने दो और जियो, इसके साथ हमारा कार्य व्यवहार रखेंगे। आपने जो भी बाबा जी के साथ घटी हुई घटनाओं से सीख यहाँ बताई कि सामने वाले को कभी छोटा मत देखना, तो सही में ये बहुत बड़ी सीख है। हम इस पर अमल करने का प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आगे बढ़ते हैं विद्या दीदी तरमाइती दीदी की तरफ। विद्या दीदी, नमस्ते विद्या दीदी। दीदी, विद्या दीदी सानिध्य स्थली ग्राम परडा से हमारे साथ हमारे यहाँ रहते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जया दीदी। जब हमारे बुल्ढाना के यहाँ सम्मेलन हुआ था तो दीदी ने बाबा जी की बहुत सेवा की थी, तो बाबा जी के संस्मरण को रखना चाहते हैं विद्या दीदी। जी दीदी। नमस्ते जया। जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। बाबा जी माता जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और जिन्होंने मेरे प्रगति और उन्नति में सहयोग किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। योगेश भैया जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और जब ऐसे शिविर होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने मतलब ये विद्या का अभ्यास किया है, जैसे श्री राम भैया है, रवि भैया है, तो जब कुछ चीज बताते हैं तो बिल्कुल हमारे मन में वो बैठ जाती है। तो बाबा जी के एक घटना बताई थी तो मुझे याद है और मुझे बहुत मतलब मुझे पसंद आई थी वो, तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। तो बाबा जी की एक जो कहानी है कि बाबा जी के यहाँ पे गेहूं लगाया था खेत में और धान निकलने वाला ही था, तो बहुत बारिश आई और पूरा गेहूं खराब हो गया। फिर भी बाबा जी बोले कि उत्सव मनाओ। बाबा जी के चेहरे पे वैसी ही खुशी थी। तो दूसरे दिन एक भैया ने पूछा कि इतना अच्छा धान पानी में पूरा खराब हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि उत्सव मनाओ, ये ऐसे कैसे? तो बाबा जी बोले कि गेहूं तो इतना ही खराब हुआ है ना, तो हम गेहूं दूसरी ओर से भी ला सकते हैं, लेकिन इस बारिश से पूरे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी समृद्ध हो गए हैं। तो ऐसे दिखता है कि बाबा जी जो थे सर्व शुभ में जो सूत्र बताया था कि सर्व शुभ में स्वशुभ समाया रहता है, तो वो यहाँ पे स्पष्ट होता है। और एक बात बोली थी कि जब बाबा जी समाधि काल में संयम काल में जो पूजा पाठ करते थे, तो वो जो फूल चढ़ाते मतलब ध्यान लगा करके जो फूल चढ़ाते थे, तो वो फूल की सुगंध भी बाबा जी को आती थी। इतना बाबा जी तद्रुप रहते थे। तो हमें भी वैसे ही तद्रुप होकर के जीना है। हम वैसे जीते हैं तभी हम बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इतना ही रख पाती हूँ दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने आपके जो भी भाव है बाबा जी के प्रति वो व्यक्त किए। जो कृतज्ञ नहीं है वह संस्कृति व सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो संस्कृति सभ्यता का वहन नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। और हम व्यवस्था के लिए ही प्रयासरत है कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी कैसे करें। तो इस प्रयास में हम अध्ययनरत है, समझने का प्रयास करके शिक्षा का मानवीयकरण करके कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था जो बाबा जी ने बताई है उस व्यवस्था के में भागीदारी कर सके और स्वयं को भी समझ सके। तो आज के इस सत्र में बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित भाई बहनों में से सभी ने जो भी अपने भाव व्यक्त किए, बाबा जी के साथ जो भी समय बिताया, उनको रखा, उससे एक बहुत प्रेरणादायी और उत्साह हमारा बढ़ रहा है। सभी उपस्थित भाई बहनों को निश्चित ही इसका अपने अध्ययन में गति बढ़ाने के लिए फायदा होगा। अंत में मैं
आभार प्रदर्शन के लिए मंजूषा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आज योगेश भैया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन भैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भैया जुड़े थे, शायद लेफ्ट हो गए। ठीक है, योगेश भैया जी का भी यहाँ बहुत बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ग्राम परडा सानिध्य स्थली में भैया जी का वास्तव्य है। हमारे साथ हम उनके सानिध्य में समझने का प्रयास कर रहे हैं। भैया जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। तो उपस्थित भाई बहनों में से अगर स्वयं स्फूर्त किसी को कुछ यहाँ रखना है समय सीमा को देखते हुए, तो उनका स्वागत है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। सभी को नमस्ते। अम्बा दीदी को सादर प्रणाम। श्री राम भैया को सादर प्रणाम। ये सभा काफी उत्साहवर्धक हम सबके लिए रही, ऐसा मुझे लगता है। जिस प्रकार से बाबा जी के जन्म दिवस को हमें स्मरण करना चाहिए, ये उसको पूरा पूरा जो है हम सबको उपलब्ध कराने वाला ऐसा समझ में आया। बाबा जी को कैसे पहचाना जाए, ये एक बड़ी बात मुझे लगती है। वांग्मय के माध्यम से जो बाबा जी की पहचान बनती है वह तो एक बात है, किंतु जिन्होंने उनके साथ जिया है, उन्होंने कैसे उनको अपने लिए पहचाना, ये एक अलग सी बात लगती है, और उसको भी पहचानना एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आती है। मैं एक छोटा सा संस्मरण रखता हूँ। मुझे मैंने जो जीवन विद्या परिचय शिविर किए थे वो श्री राम बाबू जी थे, उनके द्वारा ही हमारा परिचय शिविर हुआ था। और शिविर के बाद मुझे इतना ही लगा कि एक बड़ी वस्तु मेरे पास आ गई है, जिसमें से मेरे प्रश्नों का समाधान जो है हो जाता है, और एक प्रकार से उसके अध्ययन में या उस अर्थ से और क्या प्रगति करनी है, इसमें मैं लगा रहा। किंतु कुछ दिनों के बाद साईखेड़ा से हिमांशु भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप यदि बाबा जी से नहीं मिले तो आपने कुछ नहीं किया। तो मेरे मन में ऐसी कोई बात थी नहीं कि मुझे बाबा जी से मिलना है। मैं बस वस्तु को सुनकर, वस्तु को देख करके मैं प्रसन्न था। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें फ्लाइट की भी टिकट लेनी पड़े तो भी लो और जाओ, मिल कर आओ। तो उनकी बात से मैं थोड़ा सा प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसा कहा है तो मुझे जाना ही चाहिए। और हम गए। जब गए तो बाबा जी के पास अछोटी में 5 दिन बाबा जी आते थे, उस समय हमारा जाना हुआ। और जैसे ही हम अंदर गए तो हमने पहले से ही सुन रखा था कि कोई जो दिव्य कोटि का मानव होता है, जो महापुरुष होते हैं, वे पहाड़ की तरह कठोर भी होते हैं और बिल्कुल मोम की तरह कोमल भी होते हैं, ऐसा हमने सुना था। जब अंदर गए तो मैंने देखा एकदम सामान्य सा व्यक्ति हैं बाबा जी, जो दिख रहे थे, और लोग चारों तरफ बैठे थे। और अंदर जाते ही उन्होंने पूछा कि क्या पूछते हो, पूछो। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या पूछूं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पूछा, और उस पर उन्होंने मुझे कसकर डांट लगाई। मुझे जरा भी, मैं अभी समझ पाता हूँ कि आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी डांट जो है उस जगह पर लगी थी। जैसा कि अभी श्री राम भैया ने बताया कि उन्हें सब दिखता है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मैंने भी यह महसूस किया उस समय कि उन्होंने डांट उस जगह पर लगाई थी जिस जिस जगह पर लगना मेरे लिए उस समय के लिए अनिवार्य आवश्यकता थी। और यही बड़ी बात थी जहां से मेरी यात्रा एक अच्छी दिशा में, नवीनतम दिशा में आगे बढ़ गई। मुझे बाबा जी ने उस समय कहा कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुमने पढ़ा है? मैंने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा था कि पढ़ो, और यदि कुछ छूट गया हो तो आकर पूछो।
लगभग 2019 तक 20 तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद वाङ्मय में कुछ बातें हैं जो छूट गई हैं, जो बाबा जी से हमको पूछना था। अगर बाबा जी आज होते तो मैं पूछता। लेकिन आज 2026 तक आते आते मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि बाबा जी ने निश्चित ही सब कुछ लिख दिया है। और आज यदि बाबा जी सामने होते तो मैं कहता कि बाबा जी, मुझे लग रहा है कि आपने सब कुछ लिखा है, मैं ही उसे ड्रॉ करने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो मैं कर नहीं पाता हूँ। और अब मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। तो यही बात मुझे आज भी बहुत ही प्रेरित करती रहती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो मुझे आज भी लगता है कि निश्चित ही सब कुछ लिखा है। जो भी प्रश्न हमारे में कभी बनते भी हैं, क्योंकि एक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मूल्य, चरित्र, नैतिकता, इसकी सामान्य वांछा तो सब में होती ही है, हमारे में भी है। लेकिन इनको फलित होते हुए आमतौर पर हम देख नहीं पाते। कैसे ये अखंड समाज है, कैसे परिवार मूलक रूप से सभी मानव में परस्परताएं जो हैं वो एक सूत्रित होती हैं, कैसे होंगी। ऐसा कभी कभी प्रश्न तो बनता ही है। किंतु जब वाङ्मय में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसका निश्चित सूत्र दिया हुआ है, बाबा जी ने रखा है, हम ही नहीं देख पाते। तो इन्हीं बातों के साथ बाबा जी को पुनः नमन करते हुए, उन्हें भावपूर्ण कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं छोटा सा संस्मरण आपके बीच रखा हूँ। समय तो हो गया है, मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं रखूंगा तो मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने अपनी बात जरूर रखी। जरूर। कोई बात नहीं, समय तो हमारे लिए बात ही नहीं है, व्यक्त होना आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संस्मरण तो बाबा जी के बहुत है, और कितना भी समय लिया तो कम ही पड़ेगा। तो बाबा जी के दर्शन से हमें ये समझ में आता है कि अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय श्री ए नागराज जी सह अस्तित्व का प्रमाण पूर्वक अध्ययन, शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था विधि से सर्व मानव को सुलभ कराया। हम अत्यंत कृतज्ञ हैं उनके इस प्रमाण पूर्वक अभिव्यक्ति के, उनके सानिध्य में सह अस्तित्व में से के लिए अध्ययन हम सभी को सुलभ हो सका है। हमें इस अध्ययन से मानवीयता पूर्वक आचरण का मार्ग स्पष्ट हो सका है। तो बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज के इस सत्र का आभार प्रदर्शन रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंजूषा दीदी को। मंजूषा दीदी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते दी। आप सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन। आज बाबा जी का जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रबोधक और अध्ययनार्थी उपस्थित है। तो बाबा जी की प्रेरणा और शुभाशीर्वाद से हम सभी की ये अध्ययन यात्रा एक सही और निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं मेरी ओर से मेरा संकल्प यहाँ पर व्यक्त करती हूँ, इस अध्ययन यात्रा में निरंतर जुड़ी रहूंगी, एक मानव की हैसियत से जीने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं ए नागराज मानवीय शिक्षण शोध केंद्र ग्राम परडा की ओर से आदरणीय अम्बा दीदी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बाबा जी का पावन सानिध्य मिला है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सदा सदा के लिए प्रेरणादायी रहेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आदरणीय रविकांत भैया आज हमारे बीच उपस्थित है और आपका सहज और भावपूर्ण संवाद दर्शन के रास्ते चलने के लिए हम सभी को मार्गदर्शित करता है। बाबा जी ने हमें रास्ता दिया है, बस जीने का प्रयास करना है। ए नागराज मानवीय शिक्षण शोध केंद्र ग्राम परडा की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्रीराम भैया, आपका
जो प्रेरणादायी संस्मरण आज हमने श्रवण करने को मिला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित विद्या दीदी तरमड़े, पूर्णिमा दीदी, रमाशंकर भैया और आप सभी भाई और बहनें उपस्थित रह के बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे बीच अपनी अपनी बात रखी। इसके लिए भी मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मीनल दीदी ने अपने सुरीले आवाज में वंदना प्रस्तुत की, तो मीनल दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। सभी को नमस्ते। धन्यवाद दीदी। राजेश कुमार भैया जी का मैसेज है, मैं पढ़ती हूँ। आज मकर संक्रांति पर बाबा जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके व सभी जीवन विद्या मध्यस्थ प्रबोधकों, अध्येताओं व विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम शिक्षा के मानवीयकरण द्वारा जागृति पथ पर मनसा वाचा कर्मणा चलने हेतु संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति शतशः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत ही सुंदर तरीके से मंजुषा दीदी ने यहाँ आभार प्रदर्शन किया। बहुत धन्यवाद दीदी। आपका संकल्प सफल होने में हम सहयोगी जैसे आपको बन सकते हैं उतना बनने का प्रयास करेंगे। सभी उपस्थित भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता। बाबा जी ने जो उपकार करने के लिए हमें कहा है, जिनसे हमें समझ में आता है कि सीखे हुए को सिखाना, करे हुए को कराना और समझे हुए को समझाना, तो इस पर हम चलने का प्रयास करेंगे। जितना भी समझ में आया समझाएंगे, जितना भी हमने समृद्धि के लिए प्रयास किया, सीखा, वो सिखाएंगे और जितना भी व्यवहार में हमने न्याय प्रमाणित करने के लिए प्रयास किया वो भी कराएंगे। तो इस संकल्प के साथ उपस्थित सभी भाई बहनों के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बाबा जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी का दिन शुभ जाए इस मंगल कामना के साथ, और भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ हम आज का सत्र यहाँ पूरा करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी के प्रति कृतज्ञता। पुनश्च एक बार बाबा जी को कोटि कोटि नमन, शत शत वंदन के साथ, कृतज्ञता के साथ आज का सत्र यहाँ हम पूरा करते हैं। हरि हर।